नमस्कार। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। मैं हर्षवर्धन वापस आपके सामने आया हूं। आज हम फिर वापस चर्चा करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे और आप सभी के सामने मैं वापस इस्तकबाल करता हूं और आपको नए तरीके से नए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको जो है मैं आज डिस्कस कराने वाला हूं। तो जितने भी आपके साथी हैं सभी साथियों को आप जोड़ लो और उसके बाद आप मुझे बताओ कि और क्या घटनाएं कुछ घटी हैं दुनिया में, कुछ नया तुम्हें क्या पता चला है, उसके बारे में जरा आप चर्चा करके मुझे बताइए। ठीक है, तो नमस्कार अगेन। मैं हर्षवर्धन एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, 1 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो आपका जो समुद्री जो घास है, ठीक है, समुद्री घास, समुद्री घास की जागरूकता का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समुद्री घास की जागरूकता का दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा एक जो है यहां मनाया जाता है सूअर दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस? सूअर दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा एक दिवस और है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपका 1 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं जरा शून्य भेदभाव दिवस के बारे में कि दरअसल पूरी दुनिया में आज का ही ये मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत समय से जो है क्या है, भेदभाव दुनिया में होता आ रहा है। तो उस भेदभाव के बारे में लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके लिए हम क्या जागरूकता कर सकते हैं, उसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। यूएनएडीएस के नेतृत्व में, यूएनएडीएस के नेतृत्व में ये दिवस जो है मनाया जाता है। और 2025 का जो ये दिवस मनाया गया है इसका विषय है वी स्टैंड टुगेदर। क्या नाम है इसका? वी स्टैंड टुगेदर जो है इसका जो है थीम है। ये आपको ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव जो दुनिया में है उस भेदभाव को खत्म करना, और इसके अलावा जो हाशिए पर खड़ा हुआ जो समुदाय है उसका समर्थन करना। हाशिए का मतलब है जो बिल्कुल निम्न वर्ग का है, समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तीनों दृष्टिकोण से वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? चलो, केंद्र सरकार ने तेलंगाना में दूसरे हवाई अड्डे को कहा मंजूरी दी है? दरअसल अगर आपको बता दूं मैं, तो एक रूल है, रूल ये है कि 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का जो दायरा होता है, ठीक है, 150 किलोमीटर का जो दायरा होता है उस दायरे के अंदर कोई भी जो है आपका हवाई अड्डा नहीं बनता। तो दरअसल ये जो है पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक यही वाला मामला जो है आया था, ये आया था जेवर हवाई अड्डे के मामले में। जो जेवर हवाई अड्डा है ना, जेवर हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। तो जेवर हवाई अड्डे के मामले में भी यही जो है घटना सामने आई थी। एक बार फिर ये घटना है। तो अभी फिलहाल जो है ममनूर एक ऐसी जगह है तेलंगाना में, जो तेलंगाना में दूसरा हवाई अड्डा यहाँ पर बन रहा है। यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि हैदराबाद से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वारंगल के पास है ममनूर, जो तेलंगाना में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना सरकार ने वर्तमान में बंद पड़े AA जो सुविधा केंद्र को विकसित करने के उद्देश्य से 253 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए 205 करोड़ रुपए जो है क्या किए हैं, आवंटित भी कर दिए हैं। ठीक है, कि उनका ये मानना है कि किसी तरीके से ये हवाई अड्डा बन जाए तो इस एरिया का और ज्यादा इस हवाई अड्डे बनने से डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? बात करते हैं तेलंगाना की। तो आप तेलंगाना के बारे में जानते हैं कि तेलंगाना भारत का 2014 में, कब? 2014 में बना राज्य है। 2014 में बना क्या है? 2014 में बना राज्य है। और इस समय जो है सबसे नया राज्य है, इस समय बना हुआ सबसे नया राज्य है। राज्य में आपको मैं यूटीएस नहीं बता रहा, यूटीएस के मामले में तो आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, बट अगर आपसे पूछी जाए कि नया राज्य कौन सा इस समय बना हुआ, तो आपका है तेलंगाना। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं तो भारत में 33
जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 33 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 11 सीमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 33 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 11 सीमित नहीं, सीमित है, सॉरी, सीमित हवाई अड्डे हैं। सीमित का मतलब है कि जो आस पड़ोस के जो देश हैं उनमें ही जो है उनकी क्या होती हैं, फ्लाइट सेवाएं जारी होती हैं बस। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे अगर मैं बात करूं तो 2025 के दरमियान, 2025 के दरमियान अब लास्ट तक हमारे यहाँ पर यूपी में क्या हो जाएगा, 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हवाई अड्डों के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो है सऊदी अरब का, जिसका नाम है किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा रहा है किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पता है इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है, तो आप इसका क्षेत्रफल ऐसे ध्यान रखना कि मुंबई नगर के बराबर, मुंबई जो महानगर है, मुंबई महानगर के बराबर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, समझे आप? तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं बात करूं कि भारत का वर्तमान में, भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो अगर आपसे ये वाली बात आ रही है भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली में है। ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा हवाई अड्डों में से एक है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर बात करें कि कौन सा हवाई अड्डा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि भारत में जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जो है ये आपका यूपी में बन रहा है, गौतम बुद्ध जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? गौतम बुद्ध जिले में बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट यूपी के गौतम बुद्ध जिले में क्या है, बन रहा है। और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, संभावना ये है कि इस साल के अंत तक ये शुरू हो जाए, अगर नहीं हुआ तो अगले साल तो कंफर्म ये शुरू हो ही जाएगा। ठीक है ना। अगला, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? वो आप जानते होंगे कि इसमें यहाँ पर जो बैठे हुए जो ये व्यक्ति हैं, ये दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था। इनके आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ध्यान रखना, इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या चलाया? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि इनको 2014 में शांति के लिए, ठीक है, 2014 में शांति के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या है? शांति का इनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला। अगर बात करें कि इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था साझे रूप में मिला था, साझे रूप में मिला था, क्योंकि इनके साथ साझा किया था मलाला यूसुफजई ने। किसने? मलाला यूसुफजई के द्वारा। मलाला यूसुफजई के द्वारा जो है क्या किया गया था? मलाला यूसुफजई के द्वारा इनको जो है इनके साथ साझा किया गया था। और इनका जो नोबेल पुरस्कार है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताना कि सर शांति के लिए, शांति के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? दिया सलाई। इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इनकी आत्मकथा का शीर्षक है दिया सलाई। ठीक है, क्या है? दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का विमोचन अगर करें तो इस विमोचन में जो है बड़े बड़े नाम थे। इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इस कार्यक्रम में आपको ध्यान रखना है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जो इनसे पहले जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो इसमें शामिल हुए। इसके अलावा मैं आपको और क्या बताऊं, इसमें एक बात और है, और एक बात क्या, एक बात ये है कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कैलाश सत्यार्थी ने
70,000 से अधिक 70,000 से अधिक बच्चों को, ठीक है, 70,000 से अधिक बच्चों को जो है बाल श्रम से क्या करवाया है, मुक्त करवाया है। बाल श्रम से क्या करवाया है, बाल श्रम से मुक्त करवाया है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, 70,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से अधिक जो है क्या कराया है, मुक्त करवाया है। अगला, कोप 16 में वैश्विक नेताओं ने जैव विविधता की रक्षा के लिए सालाना कितने डॉलर देने का वादा कर दिया है। दरअसल अभी जो कॉप 16 की बैठक हुई थी ना, तो कॉप 16 में बड़ा दबाव बनाया जा रहा था कि जो है विकासशील देशों को पूरी फंडिंग जितनी मिलनी चाहिए वो वाली फंडिंग नहीं मिली। उसके बाद भारत ने काफी जो है इसमें दबाव बनाया और जितना पैसा मांग रहे थे उतना तो नहीं मिल पाया, पर फिर भी इनको जो है ठीक ठाक मात्रा में पैसा देने का जो है वादा जो किया गया था वो जो है पूरा हो गया। अब प्रतिवर्ष ये 200 बिलियन डॉलर कोप 16 ने वैश्विक नेताओं ने जैव विविधता की रक्षा के लिए सालाना 200 बिलियन डॉलर, ध्यान रखना कितने, सालाना 200 बिलियन डॉलर देने का वादा कर दिया है। दरअसल क्या है कि आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसका मानना ये है, इसका मानना ये है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है, काम करता है। और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए कूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जो एक कन्वेंशन हुआ था जिसको जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, उसके दायरे में रहकर जो है इनका काम होता है कि ये पर्यावरण के लिए कुछ काम करवाए। तो जो है मॉन्ट्रियल की जो वैश्विक विविधता ढांचे को लागू करने के लिए सालाना इन्होंने 200 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है। कैलिफंड अनुवांशिक जो है संसाधन डेटा की अगर बात करें से उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित करता है और उद्योगों को संरक्षण देने के लिए प्रयासों के योगदान की जो है इसमें कई बार आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कैली फंड के रूप में, ये ध्यान रखना किसके रूप में, कैली फंड के रूप में जो है ये दिया गया, कैली फंड के रूप में जो है ये दिया गया। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की अगर बात करें तो 22 बिलियन डॉलर का लाभ उठाते हुए इसमें जो है 3 बिलियन डॉलर से अधिक का आवंटन कर दिया। एक धनराशि तो ये है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की अगर बात करें तो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 2024 में कोलंबिया में ये बैठक आयोजित की गई थी। अब की बात करें कि 2025 में इसकी जो सीओपी की 17वीं जो बैठक होगी वो कहां पर होगी, तो वो होगी बेरेम्बे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। कहां पर, बेरेम्बे। बेरेम्बे एक जो है क्या है, हॉल है। बेरेम्बे जो है एक क्या है, हॉल है। जेनेवा जो है एक क्या है, शहर है। और स्विट्जरलैंड जो है देश है। तो आप ये ध्यान रखना अगली वाली जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की जाएगी, अगली वाली बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रुए डे बेरेम्बे कहां पर हो रही है, रुए डे बेरेम्बे में होगी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड ने किसे डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के रूप में अपना जो अध्यक्ष बनाया है वो किसको बनाया है, वो बनाया है दोरा बाबू दपरती को। ठीक है, दोरा बाबू दपरती को जो है इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने नया चेयरमैन बनाया है। ठीक है, अगर बात करें तो एसबीआई लाइफ के ये डिप्टी सीईओ नियुक्त हो गए हैं। अब अगर बात करते हैं तो इनको लंबा, दोराबजी दपरटी को 29 वर्षों से अधिक का जो है बैंकों का अनुभव है। कुशल बैंकिंग पेशेवर हैं। द पार्टी ने 1995 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ अपना करियर शुरू किया। ठीक है, और सितंबर 2021 में एसबीआई के मालदीव परिचालन के कंट्री हेड के रूप में और सीईओ के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया है। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो आप कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। कौन सा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा ये वाणिज्य बैंक है। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो ये जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी 3 बैंक थे, 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, 3 बैंकों को मर्ज करके जो है एक बैंक बनाया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें 3 बैंक कौन कौन से थे। मैं आपको डेली एक क्वेश्चन देता हूं तो उसमें 1-2 बच्चे जो हैं जरूर आंसर देते हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाकी तो बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं।
ठीक है। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं, CS शेट्टी जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 5G लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 5G लैब का उद्घाटन कर दिया गया है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें C.डॉट ने गुवाहाटी के विश्वविद्यालय में 5G लैब का उद्घाटन करवाया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका टारगेट ये है कि अब आने वाले समय में हम किसी तरीके से, जैसे जापान है, जापान 7G में जी रहा है, हम अभी पूरे देश में 5G नहीं लागू कर पाए, तो जो टावर जनरेशन होता है, जी का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो जी का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरेशन, या आप कह सकते हैं जी का मतलब होता है पीढ़ी। क्या होता है, जी का मतलब होता है पीढ़ी। तो इस पीढ़ी को सुधारने के लिए अभी जो है क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन प्रयासों में पहला प्रयास ये है कि जो आपका गुवाहाटी विश्वविद्यालय, यहाँ पर 5G लैब जो है वो क्या कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। क्या किया गया, 5G लैब शुरू की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या इसमें कुछ नए मुद्दे आए हैं। तो इसमें बात करेंगे तो C.डॉट का लक्ष्य है इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5G जो परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनका विस्तार करना है, जिससे दूर संचार, अनुसंधान और विकास, जो स्वदेशी विकास है उसको बढ़ावा जो है हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ फेमस से IIT हैं, उनको भी जरा ध्यान रखना है। क्या कि QS रैंकिंग 2025 के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी 2025 में सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी के मामले में पहला नंबर किस IIT को मिला था, तो पहला नंबर जो है वो IIT दिल्ली को मिला था। इसके अलावा अगर बात करें कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ IIT कौन सा है, तो NIRF के हिसाब से जो IIT है, IIT मद्रास भारत का सबसे अच्छा IIT है। केंद्र सरकार ने सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इन व्यक्ति को जानते होंगे कि इस समय इनके पास हमारा वित्त सचिव, आपने सुना होगा, वित्त सचिव एक बड़ा जो है पद है। आपको पता है इसके बारे में कि 1 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है, 1 रुपए के नोट पर किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो तुहिन कांत पांडे हमारे जो है वित्त सचिव भी हैं, और जो है अभी हाल ही में सेबी के प्रमुख भी बन गए। इनके सामने पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस समय भारत का जो शेयर मार्केट है वो डामाडोल जो है दौर से गुजर रहा है। तो अब ये उस चैलेंज को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इनका मेन मुद्दा ये है। तो अब इनको क्या करना है, इस क्राइसिस वाले समय को क्या करना है, सही करना है। इस वाली बात को जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माधवीपुरी बुच का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हुआ है। 1 तारीख में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है, तो 1 तारीख की घटना मैं आपको 2 तारीख में बता रहा हूं। ठीक है, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है, और सितंबर 2024 से भारत के वित्त सचिव के रूप में जो है क्या है, कार्यरत है। वो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ा रखा है। ठीक है ना, ये वाली बात आपको पहले से ही क्या है, पता है। आपको मैं एक बार और बता दूं कि अगर सेबी की बात करें तो जो सेबी है, सेबी क्या करती है, भारत का जो हम कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है, भारत का जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट को नियंत्रण करने में सेबी की जो है क्या होती है, बड़ी भूमिका होती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के अनुमोदनों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर नया इसमें
जो है गवर्नेंस पोर्टल जो है जारी किया गया है। आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के अनुमोदनों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, ये वाली बात ध्यान रखना, याद हो जाएगा ना। एक बार फिर बोलो, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। क्लियर है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो आधार कार्ड की शुरुआत की अगर बात करें तो 28 जनवरी 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। आधार कार्ड के लिए पहला आवेदन एक मराठी महिला थी जिसका नाम था रंजना सोनवने। रंजना सोनवने के द्वारा पहला आधार कार्ड के लिए आवेदन किया गया था। और आधार कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन 7 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 7 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। आधार कार्ड का जनक नंदन नीलेकणी को कहा जाता है, ध्यान रखना। आधार कार्ड का जनक किसको कहा जाता है? नंदन नीलेकणी को कहा जाता है। क्लियर है? नंदन नीलेकणी को क्या कहा जाता है? आधार कार्ड का जनक। और आधार कार्ड को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझसे मिस्टेक हो गई थी बोलने में, UIDAI है, UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है भाई। ठीक, तीसरी अगर बात करें, तीसरी सभा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब 2025 में किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये वाला खिताब किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया है। सभा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीती है और भारत की पहली भागीदारी थी। दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया था। केडी यादव इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। इस चैंपियनशिप में कुल 8 देश हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 8 देशों के द्वारा इसमें भागीदारी की गई थी। ठीक है, बास्केटबॉल का अगर बात करें तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा 1891 में किया गया था। ये कनाडा के एक लकड़हारे थे, उसके बाद जो है ये ज्यादा कनाडा और कहां पर? अमेरिका में ज्यादा फेमस है। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम की अगर बात करें, एक टीम में कितने? एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है इस समय? राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो वहां सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल जो है, जैसे भारत में पॉपुलर खेल क्या है सबसे ज्यादा? क्रिकेट, पर राष्ट्रीय खेल हम कहते हैं हॉकी को। ऐसे ही वहां पॉपुलर खेल है सबसे ज्यादा बेसबॉल, पर राष्ट्रीय खेल है वहां का बास्केटबॉल। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अगर बात करें तो इसका आंसर है उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, जेपी नड्डा ने जो है नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। यहाँ पर उड़ीसा के जो क्या कह सकते हैं सीएम है मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं इस कार्यक्रम में वो आए थे। और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य की देखभाल में जो है काफी क्या काम हुए हैं उस पर जो है इसमें चर्चा की गई है। इसमें ध्यान रखना, अभी हाल ही में कुछ पुराने पीछे के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि 8वां सम्मेलन कब किया गया था? तो 8वां सम्मेलन 22 मई 2022 को केवड़िया गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये आयोजन जो है क्या करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ये इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाता है। इस मतलब आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिखर सम्मेलन का के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपने रेस्पॉन्स दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।